दोस्तों एक सेकंड रुको। अगर तुम ऑटोमेशन सीखना चाहते हो लेकिन लगता है NI10 बहुत कॉम्प्लेक्स है, नोट समझ नहीं आता और वर्क फ्लो देखकर दिमाग घूम जाता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। सोचो सिर्फ 1 घंटे में तुम NI10 का 80% मास्टर कर लो। हाँ दोस्तों, वही चीज जो लोग महीनों में सीखता है। और ये कोई थ्योरी लेक्चर नहीं है, बल्कि रियल काम का ऑटोमेशन जो स्टार्टअप हो, एजेंसी हो या फ्रीलांसर, सबके काम आए। NI10 सिर्फ एक AI टूल नहीं है, ये तुम्हारा डिजिटल एम्प्लॉय बन सकता है, तुम्हारा टाइम बचाता है, रिपीटिटिव काम खुद करता है और बिना कोडिंग के पावरफुल ऑटोमेशन बनाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, तुम्हें एक्सपर्ट बनने के लिए डेवलपर होना जरूरी नहीं है। अगर तुम व्हाट्सएप, टेलीग्राम, गूगल सीट या AI टूल यूज करते हो, NI10 तुम ऑलरेडी यूज कर सकते हो। दोस्तों इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था व्हाट्सएप ऑटोमेशन प्रोजेक्ट, और ऑनेस्टली उस वीडियो पर तुम लोगों ने बहुत बहुत सपोर्ट दिया। 4 लाख से भी ज्यादा लोगों ने वीडियो देखा। और कमेंट में मैंने एक चीज ऑब्जर्व किया, बहुत सारे लोग जो बिल्कुल बिगिनर था मुझे बोला कि भाई बेसिक से समझाओ, स्टेप बाय स्टेप सिखाओ ताकि हम भी ऑटोमेशन स्टार्ट कर पाए। इसलिए मैंने डिसाइड किया, नो बकवास, नो ओवरलोडिंग, सीधा काम की चीज। इस वीडियो में हम सिर्फ वही 20% कॉन्सेप्ट दिखाएंगे जो 80% काम कर देता है, जैसे ट्रिगर नोड से वर्कफ्लो स्टार्ट करना, स्टोरेज और डेटा को सही तरीके से हैंडल करना, कंडीशन लगाकर स्मार्ट डिसीजन बनाना और डेटा ट्रांसफरेशन के थ्रू AI रेडी आउटपुट बनाना। मतलब तुम वीडियो के एंड तक खुद का एक AI पावर ऑटोमेशन बना पाओगे। दोस्तों इस पूरे प्रोसेस को और क्लियर तरीके से समझाने के लिए मैं सेकेंड टाइम इनवाइट कर रहा हूँ दिव्या शक्ति को, जो AI एजेंट एक्सपर्ट है, जो तुम्हें स्टेप बाय स्टेप सारे डिटेल्स बताएगा। और ट्यूटोरियल स्टार्ट करने से पहले बिग शाउट आउट टू दिव्या शक्ति, जिसका यूट्यूब चैनल है हलचल तेज। वहाँ पर वो AI टूल्स, ऑटोमेशन और NI10 पर काफी यूजफुल कंटेंट अपलोड करता है। दोस्तों एक बार चैनल जरूर चेक कर लेना और पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और दोस्तों मैं हूं मनीष और तुम देख रहे हो मनीष डिजिटल एकेडमी यूट्यूब चैनल। अगर तुम ऐसे ही और वीडियो देखना चाहते हो, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में सीखना चाहते हो या अपडेटेड रहना चाहते हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। डिस्क्रिप्शन में तुम्हें इस टाइप का और बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा। चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए NI10 को और सिंपल तरीके से मास्टर करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। दिव्य शक्ति। और आज के इस वीडियो में हम लोग एनएटन प्लेटफॉर्म पे बहुत इम्पोर्टेंट नोट जो होते हैं उनको आज डिस्कस करने वाले हैं। उनका यूज केसेस समझेंगे, उनको कैसे अपने वर्कफ्लो में इंटीग्रेट किया जाता है वो देखेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको एनएटन प्लेटफॉर्म जो है उसको साइन अप करना है। अगर आप अकाउंट बनाए होंगे तो आप लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद आपको एक ऐसा पैनल दिखेगा। इसके अंदर आपको क्रिएट वर्कफ्लो का एक बटन दिखेगा, उस पे आना है। उसके बाद आप लोग अपने वर्कफ्लो को क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एनएटन का जो नोड होता है उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि कैसे हम एनएटन प्लेटफॉर्म पे लॉगिन या साइन अप कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने टैब में अपने ब्राउज़र को ओपन करिएगा। उसमें आपको सिंपली सर्च करना है एनएटन। एनएटन जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको एक एनएटन का वेबसाइट मिलेगा। इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग को कुछ ऐसा इंटरफेस दिखेगा। अगर आपने साइन इन पहले से कर रखा होगा एनएटन प्लेटफॉर्म पे तो आपको साइन इन जो बटन है उस पर क्लिक करना होगा। अगर आप साइन इन नहीं किए होंगे तो आपको गेट स्टार्टेड जो बटन है उस पर क्लिक करके आपको साइन अप करना होगा। बटन को क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पे आपको अपना नाम देना है, ईमेल देना है, पासवर्ड देना है और अकाउंट का क्या नेम होगा वो देना है। उसके बाद आपको चेकबॉक्स को क्लिक करना है और स्टार्ट फ्री 14 डे ट्रायल इस बटन को आपको क्लिक करना है। इसके बाद बटन को जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप अपने एनएटन प्लेटफॉर्म पे रेंडर होंगे। वहां से आप वर्कफ्लो बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम अपने एनएटन प्लेटफॉर्म पे साइन अप करेंगे। और एनएटन प्लेटफॉर्म आपको जनरली 14 दिन का एक ट्रायल देता है जिसमें कि आप 14 दिन फ्री उसके सर्विस को यूज कर सकते हैं। एनएटन प्लेटफॉर्म का यूज करके वर्कफ्लो को क्रिएट कर सकते हैं। तो चलते हैं, यहाँ तक का साइन अप प्रोसेस हमने देखा। अब हम अपने वीडियो में जाने से पहले आपको ये बता रखा है कि नोड का एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में हम देने वाले हैं। एनएटन प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट नोड होते हैं, उनका एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या क्या हम इस वीडियो में देखने वाले हैं उसका जिक्र करते हैं। तो एनएटन प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारा ट्रिगर नोड होता है, उनको आज देखने वाले हैं। स्टोरेज नोड होता है जहाँ की हम लोग यूजर के डेटा को स्टोर करते हैं, किसी भी टाइप के डेटा को स्टोर करते हैं। उसके बाद हम कुछ कंडीशनल नोड देखने वाले हैं जो कि कंडीशन वाइज एग्जीक्यूट होता है। कुछ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन नोड देखने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि डेटा पे कोई
ट्रांसफॉर्मेशन, कोई चेंजेस किया जा सके, उस पे कुछ लिमिट लगाया जा सके। कुछ ह्यूमन इन द लूप और ऐप भी देखने वाले हैं, जैसे हम ईमेल को कनेक्ट करते हैं, गूगल कैलेंडर को कनेक्ट करते हैं, तो वो सब ऐप कनेक्ट होता है जो कि नोड प्रोवाइड किया गया है इनेटेड प्लेटफॉर्म में, उसको कनेक्ट करने के लिए। उसके बाद हम कुछ एपीआई का भी इंटीग्रेशन करने वाले हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको ट्रिगर नोड देखना है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ट्रिगर नोड होता क्या है। तो ट्रिगर नोड जनरली हमारे जो वर्कफ्लो होते हैं उनको स्टार्ट करने के लिए हमें कुछ ट्रिगर करना पड़ता है। ट्रिगर मीन्स स्टार्ट करना पड़ता है, अपने वर्क को, अपने वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। जैसे कि हम चाहते हैं कि हमने एक फॉर्म भरा, अब जैसे हम फॉर्म भरें तो बटन जो दिया रहता है, बटन पे क्लिक करने के बाद ही हमारा आगे का प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। तो जब तक हम बटन पे क्लिक नहीं करेंगे तब तक आगे का प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो वो बटन एज अ ट्रिगर नोड हमें मिलता है, जिससे कि हम अपने वर्कफ्लो को, अपने प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, एग्जीक्यूट को स्टार्ट करते हैं, एग्जीक्यूशन प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो उस प्रकार से हम ट्रिगर नोड को यहाँ यूज करते हैं ताकि अपने वर्कफ्लो को स्टार्ट किया जा सके। और ट्रिगर नोड के थ्रू ही हम अपने फर्स्ट स्टेप को डिफाइन करते हैं अपने वर्कफ्लो के अंदर। तो ये हमारा ट्रिगर नोड कहलाता है। और ट्रिगर नोड के अंदर बहुत सारे नोड एनएटन प्लेटफॉर्म ने प्रोवाइड किया है, जिसका कि हम ज्यादातर यूजेस करते हैं। उन नोड को आज हम देखेंगे। तो सबसे पहले हमारा एक फॉर्म सबमिशन नोड होता है। ये नोड जनरली हम तब यूज करते हैं जब हमें फॉर्म से डेटा को फेच करना हो, या कोई यूजर को हमने फॉर्म प्रोवाइड किया, वहां वो डेटा को फिल करेगा और हम चाहते हैं कि अपने डेटाबेस में इसको स्टोर करें। तो हम फॉर्म से डेटा को फेच करेंगे और अपने डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें फॉर्म को देना होता है। तो उसके लिए एनेटर ने एक फॉर्म सबमिशन नोड को, ट्रिगर नोड को हमें प्रोवाइड किया है, जिसका कि हम यूज कर सकते हैं। तो इसका हम कैसे यूज करते हैं वो एक बार देखते हैं। तो फॉर्म सबमिशन नोट, आपको यहाँ पे प्लस आइकन जो दिखेगा यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको फॉर्म क्लिक करना है। ये हमारा एनेटेन फॉर्म है। जैसे ही आप फॉर्म टाइप करेंगे तो यहाँ पे आपको एनेटेन फॉर्म दिखेगा। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको ऑन फॉर्म सबमिशन नोड आपको दिखेगा। अब आपको इस पे डबल क्लिक करना है और यहाँ से हम फॉर्म के टाइटल को दे सकते हैं, फॉर्म के डिस्क्रिप्शन को दे सकते हैं और यहाँ पे कोई एलिमेंट भी हम ऐड कर सकते हैं। एलिमेंट जनरली वो होता है जो फॉर्म के अंदर हम लेबल या टेक्स्ट बॉक्स देते हैं ताकि उसके अंदर यूजर अपने डेटा को फिल करे। तो वो जनरली एज अ फॉर्म एलिमेंट कहलाता है। तो हम एक फॉर्म एलिमेंट बना के देखते हैं, लाइक नेम। एलिमेंट टाइप भी आप बहुत सारा डिफाइन कर सकते हैं, जैसे पासवर्ड, टेक्स्ट। तो अभी के लिए नेम हम टेक्स्ट रखते हैं और प्लेस होल्डर योर नेम, इसको रिक्वायर्ड करते हैं। अब यहां से जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे, तो हमने फॉर्म बनाया और जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो यहां से हमारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हम कोई भी डेटा, जैसे दिव्य शक्ति, हमने अपना नाम फिल किया, इसको सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद हमें ये जो फॉर्म में हमने डेटा दिया वो हमें दिखेगा एज अ नेम, कब सबमिट हुआ और फॉर्म का मोड क्या है। तो अभी टेस्ट मोड हम यूज कर रहे हैं तो इसलिए टेस्ट मोड हमें दिखाया। और यहाँ पे नेम क्या है, तो हमने जो नेम दिया था अपने बॉक्स, टेक्स्ट बॉक्स में, वो यहाँ पे हमें शो किया। तो इस प्रकार से हम अपने फॉर्म सबमिशन नोड का यूज कर सकते हैं। उसके बाद एक चैट ट्रिगर नोड भी होता है। इसका इस्तेमाल हम करेंगे तब जब हम कोई एआई एजेंट बनाएंगे और उसमें हमें चैट का यूज करेंगे, चैट नोड का यूज करेंगे, जिससे कि हम अपने एआई एजेंट या कोई अदर नोड को मैसेज प्रोवाइड कर सके विद द हेल्प ऑफ चैट। तो उसके लिए हम चैट ट्रिगर नोड का इस्तेमाल करेंगे। आगे ये ट्रिगर मैन्युअली, इसका जनरली इस्तेमाल हम करते हैं तब जब हम चाहते हैं कि अपने नोड का जो ट्रिगर है उसको हम मैन्युअली, मतलब बाय द क्लिकिंग हम उसको कर सके, उसको परफॉर्म करें। तो उसके लिए हम ट्रिगर मैन्युअली का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम उस नोड पे क्लिक करें तो उसका वर्कफ्लो का एग्जीक्यूशन है, वो प्रोसेस है, वो स्टार्ट हो। तो उसके लिए हम ट्रिगर मैन्युअली नोड का इस्तेमाल करेंगे। शेड्यूल ट्रिगर, ये जनरली नोड हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हमें कोई वर्क को किसी टाइम इंटरवल में करना हो।
जैसे हम चाहते हैं कि कोई एक वर्क है हमारा, जैसे ईमेल, तो जैसे ही हम ईमेल सेंड किए तो हमने एजेंट को बता रखा है कि जब जब किसी दिन पे 9 o'clock होगा, मतलब 9 जब बजेगा तभी ये ट्रिगर होगा, शेड्यूल ट्रिगर नोट। इसको हम डबल क्लिक करके देख सकते हैं। जैसे ट्रिगर इंटरवल डे, अभी डे रखा है, डे बिटवीन ट्रिगर मतलब कितने दिनों के बाद ये ट्रिगर होगा। तो एक दिन हमने रखा है, जैसे अभी 8 बज रहा है, तो 8 बज रहा है तो अगला दिन जब 8 बजेगा तब ये दोबारा नोट ट्रिगर होगा। तो इस प्रकार से हम शेड्यूल ट्रिगर नोट का इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारे नोट का जो एग्जीक्यूशन है वो शेड्यूल हो सके और वो ऑटोमेटिक प्रोसेस उसका एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जब हमारा नोट ट्रिगर हो। तो उसके लिए डेट हमने वहां यहाँ 1 रखा है ताकि जो शेड्यूल हो वो एक दिन पे रहे। हम यहाँ पे मिनट भी कर सकते हैं, जैसे 5 मिनट के बाद वो लूप में एग्जीक्यूट होगा, हर एक 5 मिनट के बाद ये जो नोड है हमारा वो एग्जीक्यूट होगा, उसका प्रोसेस एग्जीक्यूट होने लगेगा। तो इस प्रकार से हम शेड्यूल ट्रिगर नोड का इस्तेमाल करेंगे। हमारा ट्रिगर नोड यहाँ पे जनरली इसी ट्रिगर नोड का हम ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं। अब हम अपने स्टोरेज नोड को देखते हैं। अब स्टोरेज नोड का यूज तब हम करते हैं जब हम अपने यूजर या किसी डेटा को हम अपेंड करना चाहते हो किसी ऐप में, जैसे गूगल शीट का यहाँ यूज किया हो, तो गूगल शीट के अंदर अपने रो को अपेंड करना चाहते हो, या मोंगो डीबी डेटाबेस है उसके अंदर अपने यूजर का डेटा को फिल करना चाहते हो, अपने यूजर के डेटा को रखना चाहते हो, स्टोर करना चाहते हो, तब हम अपने स्टोरेज नोड का यूज करते हैं। तो जैसे यहाँ अपेंड रो है, तो यहाँ पे हमें गूगल शीट का जो अकाउंट है उसको कनेक्ट कनेक्ट करना पड़ता है। को सिंपली ये जो आइकन दिख रहा है उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको साइन इन विथ गूगल का एक बटन दिखेगा, वहां से आप लोग साइन इन करके अपने गूगल शीट को कनेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑपरेशन डिफाइन करना पड़ता है। जैसे हम क्या करना चाहते हैं, रो को अपेंड करना चाहते हैं तो अपेंड रो, क्रिएट कोई न्यू शीट को क्रिएट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्रिएट कर देंगे। अगर रो को हम फेच करना चाहते हैं तो उसके लिए गेट रो ऑपरेशन आता है, जिसके थ्रू हम लोग रो को फेच करते हैं। उस सीट में जितने भी रो होंगे उसको हम लोग फेच कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ गेट रो ऑपरेशन। उसके बाद डॉक्यूमेंट में हमें यहाँ से ड्रॉप डाउन मिलेगा जहां से कि हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट को सी करेंगे, देखेंगे, और यहाँ से हम डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं कि किस डॉक्यूमेंट पे हमें ऑपरेशन करना है, उस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन सा सीट होगा जिस पे हमें ऑपरेशन करना है। तो इस प्रकार से हम गूगल सीट का यूज करेंगे स्टोरेज यूनिट के तरह, जहाँ पे हम लोग गूगल सीट के अंदर अपने डेटा को, अपने रो को अपेंड कर सकते हैं, वहां से डेटा को फेच कर सकते हैं। उसके बाद एक अनोदर आपको एक टेबल दिखता है, एयर टेबल। ये जनरली रिलेशनशिप, जब हमें टेबल के बीच रिलेशनशिप बिल्ड करना होता है तब हम एयर टेबल का यूज करते हैं। ये गूगल सीट की तरह ही काम करता है, लेकिन उसका कुछ इन्हेंसमेंट वर्जन एयर टेबल में हमें दिखता है, जहाँ की हम टेबल के बीच रिलेशनशिप इजिली डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद मोंगो डीबी भी आप यहाँ पे मोंगो डीबी का जो मोंगो का कंपास लोकल होस्ट में जो हम यूज करते हैं उसका आप क्रेडेंशियल्स यहाँ पे देख के और मोंगो डीबी में भी डेटा को स्टोर करा सकते हैं। तो हमने ट्रिगर नोड देखा, हमने स्टोरेज नोड देखा। अब हम चलते हैं अपने कंडीशनल नोड पे। अब यहाँ कंडीशनल नोड में हम इफ देख सकते हैं और स्विच देख सकते हैं। अब सबसे पहले हम इफ जो नोड है उसका इस्तेमाल और यूजेस देखते हैं। जैसे सपोज हम चाहते हैं, हमने फॉर्म के थ्रू एक डेटा दिया था, जैसा हमने पिछले में फॉर्म देखा जिसमें कि हमने अपना नाम दे रखा था। तो हम चाहते हैं कि अगर नाम दिव्य शक्ति हो तो आगे का ये ऑपरेशन चले, आगे का ये नोड को एग्जीक्यूट करे। जैसे यहाँ पे हम इफ नोड के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे आपको वैल्यू देना है और क्या इक्वल टू ये वैल्यू, मतलब हम चाहते हैं कि जो हमारा नाम हो वो दिव्य शक्ति के बराबर हो, तब आगे का ये नोड एग्जीक्यूट हो।
हम आपको इसका एग्जाम्पल एक दे के बताते हैं। जैसे हमने यहाँ पे फॉर्म बना रखा था। अब यहाँ पे हम इफ जो नोड है उसको कनेक्ट करेंगे, और कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमें नेम दिखेगा, तो नेम को ड्रैग करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, इज इक्वल टू दिव्य शक्ति। जैसे ही हम इसको एग्जीक्यूट किए, तो एग्जीक्यूट करने के बाद आपको यहाँ पे जो ट्रू वाला जो ट्रू वाला आइकन दिख रहा है प्लस का, उसको आप हाईलाइटेड हुए देखेंगे। जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर से हाईलाइट हो गया, इसका मतलब ये है कि हमारा जो हमने कंडीशन दिया वो सेटिस्फाई हो चुका है, और वो ट्रू एग्जीक्यूट करने के बाद वो एज अ ट्रू वैल्यू हमें रिटर्न किया। तो इस प्रकार से अगर हम कोई कंडीशन देते हैं और कंडीशन अगर मैच हो जाता है तो हमें ट्रू वैल्यू रिटर्न करता है, और ट्रू जब रिटर्न होगा तो यहाँ पे जो हम नोड आगे कनेक्ट करेंगे वो एग्जीक्यूट होगा वर्कफ्लो में। और अगर कंडीशन मैच नहीं होता है तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा, और यहाँ पे आगे का जो नोड हम एग्जीक्यूट करेंगे, जो नोड हम कनेक्ट करेंगे, उसका प्रोसेस आगे एग्जीक्यूट होगा। तो इस प्रकार से हम लोग अपने कंडीशनल नोड में इफ नोड को हमने देखा। अब आगे हम लोग एज अ स्विच नोड भी देखते हैं। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे इफ को डिलीट करते हैं, और इसी में हम लोग स्विच को कनेक्ट करते हैं। यह हमारा स्विच नोड हुआ। अब यहाँ पे हम लोग मल्टीपल कंडीशन को चेक कर सकते हैं। जैसे इफ नोड जो था उसके अंदर हम सिंपली इफ या एल्स, मतलब अगर ट्रू होगा तो ये एग्जीक्यूट होगा प्रोसेस, ये नोड चलेगा, अगर फॉल्स होगा तो ये नोड चलेगा। उससे ज्यादा हम लोग कंडीशन नहीं दे सकते हैं। लेकिन स्विच नोड इफ का इन्हांसमेंट वर्जन है, जहां पे हम लोग मल्टीपल कंडीशन को चेक कर सकते हैं। मल्टीपल कंडीशन के मुताबिक हम लोग अपने नोड का एग्जीक्यूशन डिफाइन कर सकते हैं, अपने वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें नेम पे ही ऑपरेशन करना है, तो अगर नेम लाइक अगर नेम दिव्य शक्ति हो, अगर नेम दिव्य शक्ति हो तो जीरो वाला जो आइकन दिख रहा है वो एग्जीक्यूट होगा। आगे इसमें हम लोग और कंडीशन को डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पे ऐड राउटिंग रूल, यहाँ से आप लोग कंडीशन डिफाइन कर सकते हैं। तो हमें नेम पे ही ऑपरेशन डिफाइन करना है, कंडीशन डिफाइन करना है। अमन कुमार, और हम एक कंडीशन डिफाइन करते हैं। नेम को ड्रैग एंड ड्रॉप किया, कुमार। अब यहाँ पे हमने तीन कंडीशन को डिफाइन किया। सबसे पहला कंडीशन क्या है, अगर नेम दिव्य शक्ति के बराबर हो तो पहला वाला जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगा, और आगे के जितने भी एग्जीक्यूशन उससे रिलेटेड होंगे वो वर्कफ्लो में एग्जीक्यूट होंगे। अगर कंडीशन सेकंड यानी कि नाम अगर अमन कुमार के बराबर होगा तो सेकंड वाला जो नोड है वो एज अ ट्रू रिटर्न, सेकंड वाला जो कंडीशन है उसका वैल्यू एज अ ट्रू रिटर्न होगा, और आगे के जितने भी नोड उससे कनेक्टेड होंगे वो वर्कफ्लो में एग्जीक्यूट होंगे। वैसा ही तीसरे कंडीशन के लिए भी। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 0 1 2 ये हमारा तीन कंडीशन बना। अब एक बार हम लोग इस वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे हमने सचिन कुमार फॉर्म को सबमिट किया। सबमिट करने के बाद हमारा जो वर्कफ्लो है वो उसका एग्जीक्यूशन सक्सेसफुली हो चुका है। और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो स्विच नोड के अंदर दूसरा वाला कंडीशन है, मतलब दूसरा वाला कंडीशन हमने दिया था कि अगर नाम सचिन कुमार के बराबर हो, तो नाम हमने सचिन कुमार ही दिया था, तो इसलिए दूसरा वाला जो कंडीशन है वो एज अ ट्रू हमें रिटर्न किया। वो कंडीशन मैच हुआ, और इससे हम लोग जितने भी बाद के नोड को कनेक्ट करेंगे उसका एग्जीक्यूशन चलेगा, और बाकी जो दो कंडीशन था उनका एग्जीक्यूशन नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से हम लोग अपने वर्कफ्लो में कंडीशनल नोड को यूज कर सकते हैं, और इसका यूज करके हम लोग अपने वर्कफ्लो में कंडीशन लगा सकते हैं। तो आपको ये देख के पता लग गया होगा कि कंडीशनल नोड का क्या यूज है, और कैसे इसको अपने वर्कफ्लो में इंटीग्रेट करेंगे और उसका यूज कैसे करेंगे। इससे पहले हमने स्टोरेज नोड को देखा था। तो स्टोरेज नोड में भी हम जो अपेंड रो है
उसका एक बार एग्जीक्यूशन करके देखते हैं अपने वर्कफ्लो में। तो यहाँ से सबसे पहले इसको स्विच जो नोड है उसको डिलीट करते हैं, और हमने फॉर्म में अभी फिलहाल के लिए नेम रखा है। हम अपने चलते हैं गूगल सीट पे, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट फीडबैक जो डॉक्यूमेंट है उसके अंदर सीट 2 में हमें नेम, ईमेल और फीडबैक 3 कॉलम हमने डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पे हम अपने फॉर्म में 3 एलिमेंट को डिफाइन करते हैं। तो नेम हमने डिफाइन कर रखा है, यहाँ पे हम लोग ईमेल देते हैं, टाइप में ईमेल और प्लेस होल्डर योर मेल, रिक्वायर्ड फील्ड। एक और हम फीडबैक के एलिमेंट को हम ऐड करते हैं, टेक्स्ट योर फीडबैक। अब हमने अपने फॉर्म को डिफाइन किया एज अ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट। हमें डॉक्यूमेंट में 3 कॉलम नेम, ईमेल और फीडबैक का चाहिए था, डिफाइन किया था। तो उसी प्रकार से हमने फॉर्म में भी 3 एलिमेंट को डिफाइन किया, जहां पे नेम, ईमेल और फीडबैक का लेबल हमने बनाया, और उसको एज अ टेक्स्ट में हम इनपुट देंगे। और हम चाहते हैं कि अपने इनपुट देने के बाद हम जो स्टोरेज यूनिट हमने पढ़ा गूगल सीट का, उसमें हम डेटा को अपेंड करें, उसमें हम डेटा को इंसर्ट कर पाए। तो उसके लिए प्लस आइकन पे आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे गूगल सीट ये जो नोट दिख रहा है उस पे आना है, और आपको अपेंड रो इन सीट इसको आपको क्लिक करना है। अब ऑपरेशन हमने अपेंड रो रखा है, और डॉक्यूमेंट हमने कॉन्टैक्ट फीडबैक डॉक्यूमेंट बनाया था, और उसके अंदर सीट 2 हमें डिफाइन किया, सीट 2 हमने डिफाइन किया। और यहाँ पे अब हम एक बार फॉर्म को एग्जीक्यूट करते हैं। तो इसको डिलीट करते हैं, वर्कफ्लो को सेव करते हैं, और अपने वर्कफ्लो को एक बार एग्जीक्यूट करके उसमें डिटेल को सेंड करके देखते हैं। दिव्य शक्ति नाइस यूआई फीडबैक। हमने फॉर्म को सबमिट किया। फॉर्म सबमिट होने के बाद हमारा वर्कफ्लो एग्जीक्यूट हो चुका, और अब हम इसको अपने गूगल सीट से कनेक्ट करते हैं। इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे अपना 3 जो बॉक्स हमने 3 जो इनपुट दिया, नेम, ईमेल और फीडबैक, वो हमें यहाँ पे दिख रहा होगा फॉर्म को सबमिट करने के बाद। तो यहाँ पे जो नेम कॉलम है इसमें हमें नेम को सेंड करना है, तो ड्रैग करेंगे, नेम के अंदर ड्रॉप किए। वैसे ही ईमेल को ड्रैग करेंगे, ईमेल के अंदर ड्रॉप करेंगे, और फीडबैक को ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब यहाँ से हम एक बार अपने गूगल सीट में चलेंगे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि फिलहाल के लिए इसमें 2 रो हमने फिल कर रखा है, 2 रो को हमने अपेंड कर रखा अपने गूगल सीट में। अब हम एक बार अपने वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा वर्कफ्लो का एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद ये डेटा को गूगल सीट के अंदर अपेंड करेगा, रो को अपेंड करेगा। तो हम लोग चलते हैं अपने गूगल सीट पे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इसने रो को अपेंड किया, और जो जो हम फॉर्म के अंदर डेटा को सबमिट किए थे वो डेटा हमारा गूगल सीट के अंदर एज अ रो अपेंड हुआ। तो इस प्रकार से हम लोग स्टोरेज यूनिट को देखें, हमने फॉर्म ट्रिगर नोड को देखा, और कंडीशनल नोड को भी हमने देखा। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब हमें कुछ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन नोड देखने को मिलेगा। इसका जनरली इस्तेमाल हम करते हैं जब हम चाहते हैं कि जैसे हमने फॉर्म से बहुत सारा डेटा लिया, बहुत सारा डेटा लेने के बाद हम फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों का कॉन्कैटिनेट करके हम एक न्यू कॉलम फुल नेम के अंदर इंटीग्रेट करना चाहते हैं। तो उसके लिए एडिट फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। जो एडिट फील्ड हमें नोड दिख रहा है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, उसका इस्तेमाल करते हैं। उसका इस्तेमाल इस प्रकार से भी हम लोग करते हैं,
जैसे हम चाहते हैं कि जो आपको एग्जाम्पल देकर हम अच्छा से समझाने का प्रयास करते हैं। हमने नीचे एक जैसे गूगल शीट जो हमने अभी गूगल शीट के अंदर डेटा को अपेंड किया था, उसी गूगल शीट को यहाँ पे कनेक्ट किए हैं और इसमें हम लोग ऑपरेशन गेट रो का ऑपरेशन कर रहे हैं। मतलब डेटा को हम लोग अपने गूगल शीट से फेच करेंगे। डेटा को फेच करने के बाद फेच करने का एग्जीक्यूट स्टेप करते हैं। तो हमने 3 रो अपने गूगल शीट में देखा था, तो यहाँ पे हमें 3 रो फेच होके मिल रहा है। अब हम लोग आते हैं अपने एडिट फील्ड पे। तो जैसे ही डबल क्लिक एडिट फील्ड पे करेंगे, तो हमने यहाँ पे क्या दे रखा है, जैसे यहाँ पे हमें नेम प्रोवाइड करना है। तो एडिट फील्ड करता क्या है कि जैसे हम कोई यहाँ पे हमने नेम दे रखा, तो नेम को हम चाहते हैं कि कोई और नेम को हम किसी और कॉलम के नेम से डिफाइन करें, या नेम और ईमेल दोनों को कॉन्कैटिनेट करें, दोनों को जोड़ के किसी डेटा में भेजें, किसी नोड को ट्रांसफर करें ताकि उस पे एग्जीक्यूशन किया जा सके, उस पे वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट किया जा सके विद द हेल्प ऑफ नोड। तो इस प्रकार से जैसे हमारा ये नेम है, हम नेम को चाहते हैं इसको हम लोग कॉलम फुल नेम से ट्रीट करें, और यहाँ पे ये जो नेम हमने दे रखा है नेम कॉलम, उसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। ड्रॉप करने के बाद जैसे ही हम इस नोड को एग्जीक्यूट करेंगे, तो एग्जीक्यूट करने के बाद जो हमने कॉलम अपने नोड के अंदर दे रखा था, उस कॉलम से हमें यहाँ पे सारे डिटेल्स मिल रहे हैं। और यहाँ पे हम लोग और भी बहुत सारे कॉलम को ऐड कर सकते हैं, और इसमें हम अपने नाम को चेंज कर सकते हैं। अपने कॉलम जो हमें डेटा फेच होके आया, उसका नाम हम लोग डिफाइन कर सकते हैं ताकि आगे जो नोड हम देंगे, आगे इस डेटा को आगे वाले नोड में हम ट्रांसफर करेंगे, तो वहां पे हम इसका एग्जीक्यूशन आसानी से कर पाए, और उसको यूजर आसानी से यूजर के लिए पढ़ने में आसानी हो, ताकि उस पे नेम से पता चले कि आखिर ये कॉलम क्या है। तो उस प्रकार से हम अपने डेटा को अपने तरह से कुछ भी नाम दे सकते हैं जिससे कि यूजर को पढ़ने में आसानी हो। तो इस प्रकार से हम एडिट फील्ड का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम लोग एक फिल्टर नोड का इस्तेमाल करते हैं, इसका भी इस्तेमाल इसी एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो जैसा एडिट फील्ड के अंदर हमने फुल नेम में 3 नाम को देखा, जैसे दिव्य शक्ति, वीर सिंह, दिव्य शक्ति, ये 3 हमने फुल नेम के अंदर नाम को दे रखा है अपने गूगल शीट में। तो वहां से ये डेटा फेच होके आया, और इसके अंदर अभी फिलहाल 3 नाम है। अब हम लोग अपने फिल्टर नोड पे चलते हैं। फिल्टर नोड को डबल क्लिक करेंगे, और डबल क्लिक करने के बाद एडिट फील्ड से हमें अभी के लिए फुल नेम का एक कॉलम फेच होके आ रहा है। यहाँ पे हम इसको क्लियर करेंगे, और फुल नेम वाला जो कॉलम है उसको ड्रैग करेंगे और यहाँ पे ड्रॉप करेंगे, और यहाँ पे दिव्य शक्ति रखेंगे। इस फिल्टर के अंदर हम लोग करते क्या है, जैसे कोई कॉलम के अंदर हमें कोई पर्टिकुलर नेम पे कुछ कंडीशन लगाना हो, जैसे हम चाहते हैं कि फुल नेम के अंदर हमारा दिव्य शक्ति, वीर सिंह और दिव्य शक्ति 3 नाम है। हम लोग चाहते हैं कि फुल नेम के अंदर दिव्य शक्ति फिल्टर होके आए। जब फुल नेम के अंदर दिव्य शक्ति नाम का कोई रो फेच होके आए, तो उस पे पर्टिकुलर कंडीशन लगे, उस पे ये नोड का एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो। तो उस तरह से हम लोग फिल्टर के थ्रू अपने नोड का एग्जीक्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे, तो एग्जीक्यूट करने के बाद इस कॉलम के अंदर हमें 2 बार दिव्य शक्ति देखने को मिला। तो ये फिल्टर होके 2 रो को फेच किया, मतलब फुल नेम के अंदर हमें 3 रो मिले थे, लेकिन जब हमने इस पे फिल्टर लगाया ताकि जो नेम हो वो दिव्य शक्ति हो, उसके बाद ही आगे का प्रोसेस को हम लोग एग्जीक्यूट करें, आगे के प्रोसेस को रन करें। तो यहाँ से फिल्टर होके जो जो रो के अंदर दिव्य शक्ति नाम का डेटा था उसको फिल्टर किया और उस रो को आगे ट्रांसफर किया। यहाँ पे जो हम आगे का नोड प्लस आइकन पे क्लिक करके कनेक्ट करेंगे, तो वहां पे हम लोग फिल्टरेट डेटा को सेंड कर सकते हैं, जो कि डेटा फिल्टर होके आ रखा है।
तो इस प्रकार से डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर एडिट, फील्ड और फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। आगे भी हम लोग यहाँ पे लिमिट जो नोड है उसका इस्तेमाल करके हम लोग डेटा पे लिमिट लगा सकते हैं कि जैसे एक कॉलम के अंदर 10 रो है, हम लोग चाहते हैं कि सिर्फ 5 ही रो हमें फेच होके आए, तो यहाँ पे डेटा का लिमिट लगा सकते हैं कि सिर्फ हमें 5 डेटा पे प्रोसेस करना है, तो हमें 5 ही डेटा का लिमिट होना चाहिए ताकि 5 डेटा से ज़्यादा डेटा फेच होके ना आए और ज़्यादा डेटा आगे प्रोसेस में सेंड ना हो। यहाँ पे कोड नोड एक हम इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे जनरली जावा स्क्रिप्ट और पाइथन का यूज करके हम लोग N8N प्लेटफॉर्म के अंदर कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोड नोड का इस्तेमाल करके जब हमें अपने वर्कफ्लो में कोड का इस्तेमाल करना हो, जैसे कोई हम चाहते हैं कि बहुत सारा कोई एपीआई को हमने ट्रिगर किया, हमने एपीआई पे रिक्वेस्ट भेजा, वहां से जो डेटा फेच होके आया, हम चाहते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो और वो वेरिएबल हमें रिटर्न हो एज अ डेटा इन एनी अदर नोड। तो उस प्रकार हम लोग कोड नोड का इस्तेमाल कर सकते हैं जहाँ पे कोडिंग के थ्रू उसको एक वेरिएबल के अंदर पुट कर सकते हैं और वहां से उस वेरिएबल को रिटर्न कर सकते हैं। तो जनरली N8N प्लेटफॉर्म के अंदर हम जावा स्क्रिप्ट और पाइथन के अंदर कोडिंग करते हैं। अब यहाँ पे डेट एंड टाइम एक आपको नोड दिखेगा। डेट और टाइम जो नोड है उसके अंदर हम लोग करेंट डेटा को फेच कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे ऑपरेशन जो है उसके अंदर आइएगा तो आपको फॉर्मेट अ डेटा, गेट करेंट डेटा, गेट टाइम, राउंड अ डेटा, तो वो सब ऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे गेट करेंट डेट हम लोग करके एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको यहाँ पे करेंट जो डेट है उसका आपको फॉर्मेट दिखेगा और ये जनरली अभी जो डेट शो हो रहा है वो इंडिया का डेट नहीं बता रहा है, मतलब इंडिया का करंट टाइम और डेट ये नहीं बता रहा है। तो उसके लिए हमें अगर एशिया के अंदर जो अभी टाइम चल रहा है, जो इंडिया के अंदर अभी जो टाइम चल रहा है, उसको अगर आपको देखना है तो आपको यहाँ पे ऐड ऑपरेशन ऑप्शन जो दिख रहा है, उस जो ऐड ऑप्शन आपको दिखा उसके अंदर आपको टाइम जोन एक प्रॉपर्टीज दिखेगा। यहाँ पे आपको डिफाइन करना पड़ता है कि आप किस टाइम जोन के अनुसार डेट और टाइम को फेच करना चाहते हैं, डेट और टाइम को देखना चाहते हैं। तो हम लोग जनरली एशिया, और अगर आप इंडिया में रहते हो तो आपको एशिया और कोलकाता देना होता है टाइम जोन, और तब आप यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको जो सही टाइम है वो आपको इंडिया में जो टाइम अभी फिलहाल हो रहा है वो आपको टाइम दिखेगा। तो इस प्रकार से हम लोग डेट और टाइम जो नोड है उसका इस्तेमाल करेंगे अपने वर्कफ्लो में, इस्तेमाल करके करेंट डेट और टाइम को हम लोग फेच कर सकते हैं। आगे दो नोड आपको दिखेंगे, स्प्लिट आउट और एग्रीगेट। तो स्प्लिट आउट का जनरली पहले हम यूज देखेंगे, उसके बाद इसका प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो स्प्लिट आउट का जनरली यूज हम लोग करते हैं जब हमें एक सिंगल डेटा मिल रहा हो और उस सिंगल डेटा का यूज करके हम उसको मल्टीपल डेटा में स्प्लिट करना चाहते हैं। जैसे हमें कोई एपीआई से एक डेटा किसी लिस्ट के अंदर मिला, हम उस लिस्ट के अंदर से जितने भी डेटा हैं उनको अलग सिंगल सिंगल स्प्लिट करके उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो एक लिस्ट आया, वहां से स्प्लिट आउट में हमने उस पूरे लिस्ट को दिया, उस पूरे डेटा को दिया, और स्प्लिट आउट अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा और वहां से मल्टीपल डेटा को एज अ आउटपुट सेंड करेगा। उसी का उल्टा एग्रीगेट होता है। जैसा कि आप लोग सिंबल देख सकते हैं, इसने एक डेटा लिया, एक कोई लिस्ट लिया और यहाँ से मल्टीपल डेटा को सेंड किया। यहाँ एग्रीगेट में मल्टीपल डेटा को लिया और यहाँ से सिंगल डेटा को इसने एज अ रिजल्ट सेंड किया। तो हम एग्रीगेट में मल्टीपल डेटा को देंगे और वो एज अ लिस्ट हमें एज अ किसी वेरिएबल के अंदर बाउंड होके सिंगल डेटा के अंदर एज अ रिजल्ट हमें प्रोवाइड होगा और आगे वाले नोड को उस डेटा का प्रोवाइड होगा। तो इस प्रकार से हम लोग स्प्लिट आउट का इस्तेमाल करेंगे जब हमें सिंगल डेटा को मल्टीपल डेटा में स्प्लिट करना हो, और एग्रीगेट का इस्तेमाल करेंगे जब मल्टीपल डेटा जो आ रहे हैं उनको किसी सिंगल डेटा के अंदर पैक करना हो, सिंगल डेटा के अंदर उसको एग्जीक्यूट करना हो। तो इसका एक बार प्रैक्टिकल यूज केस देखते हैं। तो हमने पीछे
हमने नीचे अपने वर्क फ्लो एक बना रखा है। तो यहाँ पे एडिट फील्ड के अंदर आएंगे तो आपको यहाँ पे टू डू लिस्ट एक दिखेगा। ये आपको डिक्शनरी के अंदर जेसन फॉर्मेट में आपको डेटा दिखेगा। इस टू डू के अंदर आपको लिस्ट दिख रहा होगा और लिस्ट के अंदर मल्टीपल डिक्शनरीज हैं। जैसे टास्क है, टास्क क्या है, प्रायोरिटी उसका क्या है। तो तीन तीन आपको डिक्शनरीज दिख रहे होंगे जिसमें कि टास्क और क्या उसका प्रायोरिटी है वो डिफाइन किया गया है। तो हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे। तो एग्जीक्यूट करने के बाद हमें टूडो के अंदर 0 1 2 तीन आपको अलग अलग डेटा दिखेंगे। तो टूडो एक लिस्ट है और इसके अंदर तीन अलग अलग डेटा हमने डिफाइन किया एज अ डिक्शनरी जिसके अंदर टास्क और प्रायोरिटी डिफाइन किया गया है। अब हम इस डेटा को स्प्लिट आउट में सेंड करेंगे। तो डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से ये डेटा आया और ये टूडो जो दिख रहा है उसको हमने ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप किया। स्प्लिट आउट जो आपको नोड दिख रहा है उसमें हमने ड्रॉप किया और इंक्लूड में नो अदर फील्ड। यहाँ से हम जैसे ही एग्जीक्यूट करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे हमने एक आइटम को सेंड किया। यहाँ पे आपको दिखेगा एक आइटम को हमने सेंड किया और आउटपुट में इसने तीन आइटम आउटपुट में इसने इसने आउटपुट में हमें तीन आइटम को रिटर्न करके दिया। जहाँ पे जो टास्क है वो अलग, जो टूडोज था, यहाँ पे जो टूडोज था उसके अंदर मल्टीपल टास्क थे 0 1 2। तो उसको इसने अलग अलग डेटा में कन्वर्ट किया, उसको अलग अलग डेटा में स्प्लिट किया और उसके बाद इसने तीन आइटम को रिटर्न किया। जहाँ से पहला आइटम हमारा ये हुआ, दूसरा आइटम हमारा ये हुआ और तीसरा आइटम हमारा ये हुआ। तो इस प्रकार से इसने एक सिंगल डेटा को लिया और सिंगल डेटा को लेने के बाद इसने मल्टीपल डेटा में स्प्लिट किया। और आगे हम एग्रीगेट का भी यूज करेंगे जहाँ पे हमने तीन आइटम को इसमें एज अ इनपुट दिया। जहाँ पे आपको यहाँ पे आपको दिख सकता है हमने तीन आइटम को एज अ इनपुट दिया और जैसे ही हम एग्जीक्यूट करेंगे तो ये हमें सिंगल आइटम रिटर्न करके दे रहा है। जहाँ पे 0 पे पहला टास्क होगा उसका प्रायोरिटी क्या है, 1 पे दूसरा और 2 पे तीसरा हमारा टास्क होगा और उसका प्रायोरिटी क्या है। तो इस प्रकार से स्प्लिट आउट का यूज करके हम एक सिंगल डेटा पे ऑपरेशन करके उसको मल्टीपल डेटा में कन्वर्ट कर सकते हैं। और एग्रीगेट का यूज करके मल्टीपल डेटा को एक सिंगल डेटा, मतलब अपोजिट है, स्प्लिट का अपोजिट एग्रीगेट और एग्रीगेट का अपोजिट स्प्लिट, एक दूसरे का इनवर्स और वाइस वर्सा है। तो इस प्रकार से हमने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जो नोड होते हैं उनका हमने इस्तेमाल किया और क्या उसका यूज केसेस है वो हमने देखा। तो यहाँ पे हमने डेटा ट्रांसफॉर्मेशन जो नोड है उसका जो जो इम्पोर्टेंट नोड थे उन पे हमने डिस्कशन किया, उनका प्रैक्टिकल यूज केसेस देखा। अब हम लोग आगे चलते हैं ह्यूमन इन द लूप और ऐप। तो हम लोग जैसे मेल का इस्तेमाल कर, यहाँ पे आपको जीमेल अकाउंट का क्रेडेंशियल सेट करना पड़ता है और सेट करने के बाद आप लोग इस पे बहुत सारा ऑपरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि कोई हम मेल को सेंड करें तो आप यहाँ पे सेंड ऑपरेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई मेल को हम मार्क एज अ रीड करें तो वहाँ पे आप मार्क एज अ रीड ऑपरेशन गेट मैनी करके आप लोग बहुत सारे मेल को फेच कर सकते हैं अपने जीमेल से। और उसके लिए आपको सबसे पहले क्रेडेंशियल्स को सेट करना होता है, उसके बाद हम लोग अपने ऐप को यूज कर सकते हैं। गूगल कैलेंडर हमने पिछले वीडियो में एक डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम बना रखा है, तो वहां से आप लोग गूगल कैलेंडर को कैसे हम लोग यूज करते हैं अपने एनएटन प्लेटफॉर्म के अंदर, उसको कैसे हम लोग क्रेडेंशियल्स को सेट करेंगे, तो उसका हमने फुल डिस्कशन पिछले वाले डॉक्टर अपॉइंटमेंट सिस्टम बनाया था जिसको टेलीग्राम से कनेक्ट किया था, वहां पे देख रखा है। तो आप वहां से इसको देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए गूगल जो जीमेल है उसका इस्तेमाल करेंगे जब हमें जीमेल से कोई ऑपरेशन कराना हो, और गूगल कैलेंडर जब हमें कोई इवेंट अपने गूगल कैलेंडर में सेट करना हो, इवेंट को फेच करना हो, तो उसके लिए हम लोग इन ऐप का यूज करेंगे। आगे हम लोग देखते हैं एपीआई के केस में हमें यहाँ पे एक एचटीटीपी रिक्वेस्ट दिखेगा। और जो एचटीटीपी रिक्वेस्ट है ये जनरली बहुत इंपॉर्टेंट, ये एचटीटीपी जो रिक्वेस्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट नोड होता है और इसका इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी एक्सटर्नल एपीआई को रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, वहां से डेटा को फेच कर सकते हैं।
तो प्रैक्टिकल यूज केस हम इसका एक बार देखते हैं। तो HTTP जो रिक्वेस्ट है, उसमें सबसे पहले आपको मेथड डिफाइन करना पड़ता है। जैसे गेट मेथड होगा या पोस्ट होगा या फिर पुट, पैच, डिलीट, ये सब ऑपरेशन होते हैं। गेट मेथड का जनरली हम यूज करेंगे जब हमें डेटा को फेच करके लाना होता है किसी एपीआई से। पोस्ट मेथड का यूज हम करेंगे जब हमें डेटा को ट्रांसफर करना होता है। डिलीट का यूज करके हम लोग डेटाबेस से कोई कॉलम या कोई रो को डिलीट करते हैं। पुट का इस्तेमाल करके हम लोग डेटाबेस में कोई अपडेशन करते हैं इंफॉर्मेशन का। तो सबसे पहले फिलहाल के लिए हम गेट मेथड रखते हैं और यहाँ पे आपको यूआरएल में एक डॉग करके यूआरएल दिखेगा। तो आप यहाँ पे जो हमने यूआरएल दिया है, ये जनरली एक डॉग एपीआई का यूआरएल है जो कि हमें रैंडम डॉग के इमेज को जनरेट करके देता है। ये गूगल पे आपको अवेलेबल है, तो आप लोग सिंपली जाके गूगल पे डॉग एपीआई सर्च करेंगे तो आपको वेबसाइट मिलेगा। उसके अंदर ये एपीआई पब्लिकली अवेलेबल है, तो वहां से आप लोग बहुत सारे और डॉग से रिलेटेड एपीआई हैं, तो अगर आपको जरूरत पड़े तो वहां से आप लोग उसको डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करके यूआरएल रिट्रीव करके आप लोग उस पर ऑपरेशन करके आप लोग HTTP रिक्वेस्ट नोड को समझ सकते हैं। तो फिलहाल के लिए हम डॉग का एक यूआरएल है, उसको हमने एपीआई उसके एपीआई को हमने डॉग एपीआई से लिया और उसको एज अ गेट मेथड से हम सेंड करेंगे अपने रिक्वेस्ट को HTTP रिक्वेस्ट का हेल्प लेके। तो यहाँ से हम एग्जीक्यूट स्टेप, आपको यूआरएल डिफाइन करना है, मेथड को गेट रखना है और यहाँ पे एग्जीक्यूट स्टेप को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे मैसेज में एक लिंक आपको प्रोवाइड होगा जो कि इमेज है। सिंपली आपको इसको कॉपी करना है। हम नया एक टैब ओपन करेंगे, वहां पे यूआरएल को पेस्ट करेंगे और इसको एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद आपको ये डॉग का इमेज दिखेगा। तो इस प्रकार से हमने HTTP रिक्वेस्ट नोड को देखा, जहां पर हमने एक डॉग एपीआई का इस्तेमाल किया, वहां से डेटा को फेच करके लाया और डेटा क्या हमें दे रहा है उसको भी हमने यूआरएल में पेस्ट करके देखा कि क्या हमें डेटा दे रहा है। तो वो जनरली एक डॉग, रैंडम डॉग के इमेज को जनरेट कराने वाला एपीआई था, तो उसको हमने HTTP रिक्वेस्ट नोड को इस्तेमाल करके देखा। अब हम लोग वेब हुक और रिस्पॉन्ड टू वेब हुक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नोड इंटेंट प्लेटफॉर्म के अंदर दे रखा है, जिसका यूज करके हम लोग किसी थर्ड पार्टी टूल को हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं अपने एनिटेन प्लेटफॉर्म में। तो वेबहुक का इस्तेमाल करके, जैसे हमने कोई वेबसाइट बनाया, उस वेबसाइट में हम कोई चैटबॉट को इंटीग्रेट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम लोग अपने वेबहुक नोड का इस्तेमाल करके अपने वेबसाइट के अंदर चैटबॉट को इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो वेबहुक का जनरली यूज हम लोग करते हैं जब हमें कोई थर्ड पार्टी में अपने एनिटेन प्लेटफॉर्म का वर्कफ्लो को इंटीग्रेट करना है। कोई वेबसाइट हो या कोई एप्लीकेशन हो या कुछ भी हो, कोई टूल हो जिसमें कि हम लोग अपने एनिटेन प्लेटफॉर्म के वर्कफ्लो को वहां पे इंटीग्रेट करना चाहते हैं। इंटीग्रेट करके यहाँ से रिस्पॉन्स को लेकर रिस्पॉन्स को सेंड भी कर सकते हैं, रिस्पॉन्स को गेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ से भी कोई रिस्पॉन्स हम भेज सकते हैं, वहां से भी कोई रिस्पॉन्स एज अ रिस्पॉन्स हम वहां से भी अपने वेबहुक को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसके लिए वेबहुक, आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है वेबहुक पे, और ये जो टेस्ट यूआरएल का जो लिंक है, इसको अपने थर्ड पार्टी जो टूल हम यूज करने वाले हैं, कोई वेबसाइट हो या कोई एप्लीकेशन हो, तो वहां पे जो यूआरएल हमने टेस्ट यूआरएल यहाँ पे देख रखा है, उसको इस्तेमाल करेंगे। तो आपको एक वर्कफ्लो को हम इसका एक बार प्रैक्टिस करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम अपने वर्कफ्लो में वेबहुक को इंटीग्रेट करेंगे, वेबहुक, और फिलहाल के लिए सभी चीज को सेम रखते हैं और रिस्पॉन्स में यूजिंग वेबहुक रिस्पॉन्ड टू वेबहुक नोड का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो प्लस आइकन है वो दिखेगा और यहाँ पे रिस्पॉन्ड टू वेबहुक, इसको आपको कनेक्ट करना है और कनेक्ट करने के बाद बाकी आपको एज यूजुअल रहने देना है। इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद जो वेबहुक में हमने यूआरएल देखा था, जिसको हम थर्ड पार्टी
कोई टूल होगा, कोई वेबसाइट, कोई एप्लीकेशन होगा, उसमें इंटीग्रेट करेंगे, उससे ही हमें डेटा को ट्रांसफर कर सकते हैं और अपने डेटा को वेबहुक या वेबहुक से डेटा को फेच कर सकते हैं। तो ये हमें टेस्ट यूआरएल मिला है, इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे अपने वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद हम एक नया टैब ओपन करेंगे और यहाँ पे उस यूआरएल को पेस्ट करें और पेस्ट करने के बाद सिंपली आपको एंटर क्लिक करना है। एंटर क्लिक करने के बाद आप अपने चलेंगे वर्कफ्लो पे और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इसने बहुत सारा हमें, जैसे कौन सा हम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट एज, विंडो प्लेटफ़ॉर्म है, यूज़र एजेंट क्या है, तो इसने बहुत सारा हमें इन्फॉर्मेशन ला के दिया। हम अपने ब्राउज़र से क्या यूआरएल हमने ब्राउज़र में पेस्ट किया, तो वहाँ से जो ब्राउज़र से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है, उसने यहाँ पे फेच करके लाया। तो इस प्रकार से हम लोग अपने वेबहुक नोड का इस्तेमाल करके अपने वेबहुक नोड का इस्तेमाल करके हम अपने थर्ड पार्टी को इंटीग्रेट कर सकते हैं, n8n प्लेटफ़ॉर्म के वर्कफ़्लो को वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अब हम लोग चलते हैं अपने आगे के वर्कफ़्लो पे, आगे के नोड का एग्ज़ीक्यूशन देखते हैं। तो अब यहाँ पे वेक्टर स्टोरेज, इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने मॉडल और एआई एजेंट पे। तो मॉडल जो है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग टेक्स्ट को समराइज़ कर सकते हैं या कोई भी प्रॉम्प्ट पर हम लोग रिस्पॉन्स जनरेट करा सकते हैं। जैसे हमने गूगल जेमिनाई के मॉडल का यूज किया है, तो उसका क्रेडेंशियल्स हमने सेट कर रखा है। यहाँ पे प्रॉम्प्ट देते हैं लाइक व्हाट इज n8n। हमने प्रॉम्प्ट दिया और इसको रोल भी बताना होता है कि आप यूजर हो या मॉडल हो। तो रोल हमने यूजर रखा और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने के बाद हमें ये रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो आपको इसके लिए सबसे पहले गूगल जेमिनाई के क्रेडेंशियल्स को सेट करना होगा और सेट करने के बाद आपको मॉडल के अंदर डिफाइन करना होगा कि कौन सा हम मॉडल को यूज करना चाहते हैं। इसके बाद इसने हमें रिस्पॉन्स जनरेट किया, ये हमने देखा, इसने रिस्पॉन्स जनरेट किया। तो इस प्रकार से हम अपने मॉडल को यूज कर सकते हैं ताकि जहां भी हम अपने मॉडल के थ्रू कोई वर्क कराना चाहें, मॉडल के अंदर कोई एग्जीक्यूशन कराना चाहें, तो उसके लिए हम लोग मॉडल का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद एआई एजेंट का इस्तेमाल हम लोग करेंगे जब हमें कोई ऐसा एप्लीकेशन बनाना हो, कोई ऐसा एआई एजेंट बनाना हो जिसमें कि मॉडल का यूज हो रहा हो, जो गूगल जेमिनाई के मॉडल जिसमें कि हम लोग रीजनिंग एनालिटिक लगा के यूजर को रिस्पॉन्स जनरेट करा रहे हो। जैसे हम चाह रहे हैं कि कोई एक लंबा टेक्स्ट है उसका समराइज करना हो तो वो मॉडल कर सकता है, कोई इमेज जनरेट करना हो तो वो मॉडल कर सकता है, और हम चाहते हैं कि गूगल फॉर्म से डेटा ले एज अ टेक्स्ट में और उस पे कैटेगराइज करे नेम और ईमेल और फीडबैक को वहां से उस जो टेक्स्ट है उसके अंदर से फेच करके लाए और उसको गूगल शीट के अंदर अपेंड करे, तो वहां से हम लोग एआई एजेंट का नोट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें जनरली तीन ऑप्शन दिखते हैं। चैट मॉडल, यहाँ से हम किसी भी मॉडल को कनेक्ट कर सकते हैं। मेमोरी, मेमोरी का जनरली यूज तब हम लोग करते हैं जब एक लंबा चैटिंग करना हो और एआई एजेंट को पिछले मैसेजेस के बारे में याद नहीं रहता है, उसको पता नहीं रहता है कि हमने पीछे क्या बात किया है। तो उस केस में हम मेमोरी का यूज करेंगे ताकि पीछे वाले कन्वर्सेशन को हमारा एआई एजेंट जो है वो रिमेंबर कर पाए, याद कर पाए और उसका यूज करके हमें अच्छे से रिस्पॉन्स जनरेट करें। उसके बाद हम लोग टूल का इस्तेमाल करते हैं जहाँ से कि हम लोग अपने गूगल शीट में रो को अपेंड कर लेंगे। गूगल से गूगल में जीमेल का यूज करके हम लोग जीमेल को सेंड कर सकते हैं, एयर टेबल का यूज करके डेटा को अपेंड कर सकते हैं अपने टेबल में। तो इस प्रकार से हम टूल का यूज करते हैं ताकि टेलीग्राम टूल का यूज करके हम लोग उसको रिस्पॉन्स जनरेट कर सकेंगे, टेलीग्राम पे रिस्पॉन्स को सेंड कर सकेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग अपने एन8n प्लेटफॉर्म के अंदर नोड का इस्तेमाल करते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने बहुत सारा नोड देखा और एक नोड वेक्टर स्टोरेज देखना बाकी है।
तो वेक्टर स्टोरेज का जनरली हम लोग यूज करते हैं जब हमें कोई कोई डेटा के अंदर एम्बेडिंग करना हो और उसको एज अ किसी डेटाबेस के अंदर उस डेटा को स्टोर करना हो। आपको एक सिंपल यूज केस बताते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि हम एक पीडीएफ अपने फाइल के अंदर अपलोड करें। पीडीएफ अपलोड होने के बाद हमारे पीडीएफ को कहीं पे स्टोर किया जाए और उसके बाद हम अपने पीडीएफ से चैट कर पाए। लाइक हम चाहते हैं कि हम किसी पीडीएफ को हमने अपलोड किया, पीडीएफ के अंदर जितने भी कंटेंट है, उस पीडीएफ के अंदर जितने भी पेज के अंदर कंटेंट है, उस कंटेंट के अंदर से हम लोग चैटिंग कर पाए। मतलब सपोज कि एन प्लेटफॉर्म के जितने अंदर नोड हैं, जिसके अंदर जितने भी तरह के नोड हैं, उनका एक पीडीएफ बनाया हुआ है जहाँ पे नोड का एक्सप्लेनेशन, नोड का डेफिनेशन और बहुत सारे जो हमने नोड एक्सप्लेन आज किए, उनका एक पीडीएफ बना के रखा है। उसको हमने अपलोड किया। अपलोड करने के बाद हम अपने चैट के थ्रू क्वेरी करते हैं कि व्हाट इज N10 एंड व्हाट आर द मेन नोड्स ऑफ N10। तो वो उसके अंदर गया, वहां से उसको N10 का डेफिनेशन मिला, जिस पेज पे मिला उस पेज को फेच करके लाया और वो मॉडल को प्रोवाइड किया। मॉडल उस पे रीजनिंग लगा के यूजर को एज अ रिस्पॉन्स जनरेट किया। तो वहां से हमें पूरे पीडीएफ के कंटेंट के जो पूरा पीडीएफ है उसके अंदर, पेज के अंदर जितने भी कंटेंट है उसको यूजर को प्रोवाइड नहीं करना है। पेज के अंदर से जितने इंपॉर्टेंट कंटेंट है जो उस क्वेरी से रिलेटेड है, उनको हम लोग रिस्पॉन्स के तौर पे जनरेट करेंगे, यूजर को एज अ रिस्पॉन्स हम प्रोवाइड करेंगे। तो उसके लिए हम लोग जो डेटा का इस्तेमाल करते हैं, उस जो पीडीएफ के अंदर जितने भी डेटा हैं उनको कहीं पे स्टोर करना होगा, उसके बाद ही हम ऑपरेशन कर सकते हैं उस पे। उसके लिए हम लोग वेक्टर स्टोर का इस्तेमाल करेंगे। और वेक्टर स्टोर बनेगा कैसे? तो सबसे पहले प्रोसेस होता क्या है, हमने पीडीएफ अपलोड किया। पीडीएफ अपलोड होने के बाद सपोज पीडीएफ में 10 पेज है, तो जो मॉडल है, जो एम्बेडिंग मॉडल होता है, वो इसको छोटा छोटा चंक्स में डिवाइड करेगा। जैसे 10 पेज है तो 10 पेज को एज अ पेज के रिक्वायरमेंट पे अगर डिवाइड कर रहा है तो सिंगल सिंगल पेज को डिवाइड करेगा 10 पार्ट में, 10 छोटे छोटे चंक्स में। उस चंक्स के अंदर, और जनरली पैराग्राफ पे भी डिवाइड होता है और पेजेस पे भी डिवाइड होता है। उसके बाद एम्बेडिंग मॉडल का यूज करके उस पेज के अंदर जितने कंटेंट है उसको हम लोग वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। वेक्टर हम लोग जनरली एक नंबर बोल सकते हैं जो कि कुछ डायमेंशन के होते हैं, जैसे 700, 800, 50, 100 ऐसे डायमेंशंस के होते हैं। तो उसके अंदर पूरे जो कंटेंट है उसको नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट किया। और जितने नंबर हैं उनको स्टोर करने के लिए एक स्पेशल टाइप के डेटाबेस आते हैं जिनको हम लोग वेक्टर डेटाबेस बोलते हैं। ये जनरली हम पाइथन के अंदर जो लैंगचेन लाइब्रेरी, जो लैंगचेन फ्रेमवर्क है, लैंग स्मिथ, लैंग ग्राफ, ये सब के अंदर हम लोग उस कंटेंट, उस वेक्टर डेटाबेस का यूज करते हैं। और वेक्टर डेटाबेस जनरली बहुत सारे वेबसाइट भी आते हैं जो कि इस डेटाबेस के अंदर डेटा के जो कंटेंट होते हैं उसको वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करते हैं। तो उनके लिए जनरली एक पाइनिकॉन वेबसाइट है, उसका ज़्यादातर यूज होता है, और भी बहुत सारे वेबसाइट होते हैं। तो इस प्रकार से उस वेक्टर को स्टोर करने के लिए एक स्पेशल टाइप के वेक्टर डेटाबेस होते हैं जिनके अंदर हम उस वेक्टर को स्टोर करते हैं। तो वो हम लोग इस्तेमाल करेंगे इस नोड का, जिसके अंदर हम लोग उस वेक्टर को स्टोर कर पाए। और वेक्टर को स्टोर किए उसके बाद हमने यहाँ से चैट नोड के थ्रू क्वेरी दिया। अब क्वेरी देने के बाद होगा क्या कि उस क्वेरी के अंदर उस पे भी एम्बेडिंग मॉडल का यूज होगा, और एम्बेडिंग मॉडल का यूज करके हम उस पे वेक्टर में कन्वर्ट करेंगे। मतलब एम्बेडिंग मॉडल जो हमने बनाया, जो एम्बेडिंग मॉडल हमने यूज किया उस क्वेरी के अंदर, हमने एम्बेडिंग मॉडल के थ्रू उस क्वेरी को भी वेक्टर में कन्वर्ट किया। और उस वेक्टर को हम लोग, जो डेटा हमने स्टोर किया वेक्टर डेटाबेस में, उस वेक्टर डेटाबेस से मैच करेंगे। और जो रेलेवेंट कंटेंट होंगे, उससे मैचेबल जो कंटेंट होंगे, उस
पेज के कंटेंट को फेच करके लाएगा। सपोज 10 पेज है तो 2 पेज के कंटेंट को हमें फेच करना है, क्योंकि 2 पेज के कंटेंट मैच हो रहे हैं इस क्वेरी से। तो वहां से वो कंटेंट को फेच करके लाया, कंटेंट को रिट्रीव करके लाया और उस कंटेंट को इसने मॉडल को प्रोवाइड किया। जो हमने यहाँ पे मॉडल दे रखा है, यहाँ पे जो मॉडल कनेक्ट करते हैं उनको प्रोवाइड किया, और उनको प्रोवाइड करने के बाद उस मॉडल ने एआई एजेंट का हेल्प लेके अपने रीजनिंग, अपने ब्रेन का यूज, अपने कैपेबिलिटी का यूज करके उस पे अच्छा सा रिस्पॉन्स जनरेट किया, जो कि हम लोग यूजर को प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इस प्रकार से वेक्टर डेटाबेस का इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी पीडीएफ से हम लोग चैट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग आपको एक वर्कफ्लो इसके लिए हम लोग बना रखे हैं, तो उस वर्कफ्लो को हम लोग देखते हैं। तो सिंपली हमने एक वर्कफ्लो बना रखा है, पीडीएफ टॉक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे सबसे पहले हमने फॉर्म के थ्रू हम पीडीएफ को अपलोड करेंगे। यहाँ से सिंपल जो वेक्टर स्टोर है, इसमें हम लोग डेटा को स्टोर करेंगे। यहाँ से डॉक्यूमेंट से हम लोग पीडीएफ के जितने कंटेंट है उसको लोड करेंगे डेटा लोडर के हेल्प से, और यहाँ से इम्बेडिंग जो मॉडल गूगल जेमिनाई का हमने कनेक्ट कर रखा है, वहां से हम लोग इसको एज अ वेक्टर के अंदर हम लोग कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद वेक्टर डेटाबेस में स्टोर करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ से चैट नोड का इस्तेमाल करके जो सिंपल वेक्टर स्टोर है वहां से डेटा को फेच करेंगे, और इसमें भी इम्बेडिंग का यूज हुआ है। तो जो हम क्वेरी देंगे उसको भी इम्बेड करेगा, वेक्टर में कन्वर्ट करेगा, और फिर जाके जो डेटाबेस है उससे मैच करेगा, और मैच करने के बाद कंटेंट को फेच करके लाएगा। ये कंटेंट जो फेच करके यहाँ पे लाया उसको एजेंट को प्रोवाइड करेगा। एजेंट उस कंटेंट को मॉडल को देगा, और मॉडल अपना ब्रेन, अपना कैपेबिलिटी लगा के फिर से वो एजेंट को देगा, और उसके बाद ये एजेंट हमें रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। तो वो जो रिस्पॉन्स जनरेट करेगा वो कॉन्साइज होगा, मतलब टू द पॉइंट होगा, उसमें कोई इररिलेवेंट डेटा नहीं होंगे। तो इनको एक बार इस वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सबसे पहले वर्कफ्लो को एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे एक फाइल अपलोडर, यहाँ पे हम लोग फाइल को चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम फाइल को चूज करते हैं। तो यहाँ से हमने एक पीडीएफ फाइल को चूज किया। चूज करने के बाद हम इस फॉर्म को सबमिट करते हैं। जैसे ही हमने सबमिट किया, आपको यहाँ पे ऑपरेशन होते हुए दिखा, और ये ऑपरेशन फाइनली एग्जीक्यूट हो गया। अब हम लोग अपने चैट नोड को इस्तेमाल करेंगे और यहाँ से क्वेरी से रिलेटेड रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। तो ये हमारा कंटेंट, जनरली ये हमारा कंटेंट है जो कि पीडीएफ के अंदर था। ये व्हाट इज डीपे, ये जो डीपे है जनरली एक ब्लॉकचेन पे बना वेबसाइट है, उसी का पीडीएफ हमने अपलोड किया था। तो ये हमें देखते हैं कि क्या ये हमें डेटा को फेच करके ला रहा है। लाइक व्हाट इज डीपे, हमने एंटर किया। एंटर करने के बाद ये यहाँ से डेटा को इम्बेड करके लाया, मैच करके लाया डेटा को, इसने एआई एजेंट को सेंड किया, और अब गूगल जेमिनाई के हेल्प से मॉडल का यूज करके एआई एजेंट ने हमें रिस्पॉन्स जनरेट किया। तो डीपे इज अ फुल डिसेंट्रलाइज्ड वेब 3 डिजिटल पेमेंट। तो इस तरह से ये हमें रिस्पॉन्स जनरेट किया। तो इस प्रकार से हम अपने वर्कफ्लो का एग्जीक्यूशन कंप्लीट किए, और हमने बहुत सारे इसमें नोड देखा, इंपॉर्टेंट नोड देखा, जो कि 90% ऑफ हमारा जो वर्कफ्लो है वो जनरली इन्हीं नोड का इस्तेमाल करके बनता है। तो इस प्रकार से हमने आज के इस वीडियो में विद द प्रैक्टिस हमने यूज केस देखा नोड का, कैसे यूज करते हैं। हमने प्रैक्टिस करते हुए चला कि जो नोड है उसका प्रैक्टिस किया, उसका यूज किया है, उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आई होप दोस्तों तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट क्लियरली समझ में आया होगा, और ऐसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।